बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ अपफ्रंट विद मुंतहा हसन। नाज़रीन, आलमी इदारे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसको हम FATF का नाम देते हैं, उसकी जानिब से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखे जाने का स्टेटस बरकरार रखा गया है। क्या वजूहात हैं, क्या मुहरिकात हैं? तमाम तर एफर्ट्स का दावा करने के बावजूद, ना सिर्फ दावा बल्कि एक्चुअल में एफर्ट्स पुट करने के बावजूद भी पाकिस्तान अपना ये स्टेटस बरकरार रख रहा है। क्या वजूहात हैं इसके पीछे? क्या ये बहुत बड़ी नाकामी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की, या तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की, या दूसरी जानिब इसका आईने का दूसरा रुख देखे तो क्या ये बहुत बड़ी नाकामी है FATF की भी, या FATF की जानिब से बहुत बड़ा प्रेशर है जो पाकिस्तान पर बिल्ड किया जाता है? ये क्या पॉलिसी है? इस तमाम पर बात करेंगे आज के अपने प्रोग्राम में। नाज़रीन, FATF के हवाले से जो ये स्टेटस बरकरार रखा गया है, इस पर बात करने के लिए हमें स्काइप पर ज्वाइन करेंगी डॉक्टर नूर फातिमा, माहिर बैनुल अक़वामी उमूर है। साथ ही हमें ज्वाइन करेंगे टेलीफोन लाइन पर हामिद खान साहब, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं। आगाज़ करेंगे हम डॉक्टर नूर फातिमा से, पूछेंगे उनसे कि अभी तक पाकिस्तान का ये स्टेटस क्यों बरकरार रहा है, ग्रे लिस्ट से निकलने में क्यों बुरी तरह से नाकामी का सामना करना पड़ रहा है पाकिस्तान को। डॉक्टर साहिबा, बताइएगा कि पाकिस्तान तमाम तर दावों के बावजूद, डेफिनेटली तमाम तर काविशों के भी बावजूद, क्यों अभी तक ग्रे लिस्ट से अपना नाम निकलवाने में नाकाम रहा है? आप क्या समझती हैं, इसके पीछे क्या वजूहात हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमें इस सारे जो प्रोग्रेस हुई है उसको देखना पड़ेगा और फिर हम ये फैसला कर सकते हैं कि वेदर पाकिस्तान नाकाम रहा है या नहीं रहा है। मेरी नज़र में, मैं जितना इस पे मैं समझती हूँ, ये है कि पाकिस्तान की नाकामी नहीं है, बल्कि पाकिस्तान को अभी रिसेंट जो FATF का जो एंड ऑफ फरवरी में सेशन हुआ है उसमें पाकिस्तान को बहुत अप्रिशिएट किया गया है ऑन द बेसिस कि पाकिस्तान जो है वो उसको 27 पॉइंट एजेंडा दिया गया था इन 2018 और कंप्लीट करने के लिए। लेकिन वो अभी ग्रे लिस्ट से तो नहीं निकल पाया है, लेकिन 2018 से लेकर 2020 एंड तक आप देखिए कि पाकिस्तान ने एक्सेप्ट 3 पॉइंट्स बाकी सब पॉइंट्स के ऊपर जो है अपनी प्रोग्रेस शो की है, जिसके ऊपर FATF के जो टीम उस वक्त वहाँ जो मेंबर्स हैं उन्होंने बहुत सेटिस्फेक्शन शो की है और उन्होंने ये कहा है कि तीन जो आपके बिल्कुल जो 3 पॉइंट्स पर एतराज किया गया है, जी डॉक्टर साहिबा, जिन 3 पॉइंट्स पर एतराज किया गया है वही तो बहुत बेसिक पॉइंट्स हैं और वही 3 पॉइंट्स ऐसे हैं कि जिन पर ये दावा किया जाता है हमारी गवर्नमेंट की जानिब से कि पाकिस्तान में इन पर तेजी से अमल दरामद जारी है, इन पर काम किया जा रहा है। तो वही पॉइंट्स अगर इफेक्टिव नहीं है तो इसके पीछे क्या वजूहात हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जब आप किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को, टेररिस्ट फाइनेंसिंग को खासतौर पे क्वेश्चन करेंगे तो उसके पास आपके पास एक लीगल अथॉरिटी होनी चाहिए। वो अथॉरिटी आपको कौन देता है? नेचुरली वो आपको जो आपका पॉलिसी मेकिंग है और आपके बिल और लेजिस्लेशन वो आपको देती है। अब इसमें सबसे ज्यादा नेचुरली आपको जरूरत है कि गवर्नमेंट जो है वो कंसेंसस बिल्ड करेगी ऑपोजिशन पार्टीज के साथ, सो दैट कि आप इन 3 जो पॉइंट्स हैं जिसमें ये है कि आपने डेमोन्स्ट्रेट करना है कि जो टेररिस्ट फाइनेंसिंग है उसकी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर्ली हो रही है, उसकी ऑपोजिशन और गवर्नमेंट का कम्युनिकेशन गैप तो सबके सामने हो रही है। अच्छा, उसके बाद ये है कि डेमोन्स्ट्रेट करना है आपको कि परसिक्यूशन जो आपने की है उसका कोई रिजल्ट भी निकला है या आप बहुत अरसे तक आप केस चलाते रहे और अल्टीमेटली वो टेररिस्ट जो है वो आज़ाद होकर चला गया है। सही। तो ये दूसरी चीज़ तो ये है और तीसरी चीज़ वो ये कहते हैं कि आपने ये देखना है कि जो आपने उनको नंबर्स दिए हैं कि ये हमारे पास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1373 हैं, तो क्या उनके खिलाफ आपने एक्शन लिया है, उसको आपने डेजिग्नेट किया है कि वो टेररिस्ट हैं। तो ये वो 3 चीज़ें हैं जो बहुत ही फंडामेंटल हैं और इनको डील करने के लिए अब गवर्नमेंट ने कहा है इस FATF के बाद कि वो जून तक आपको डेडलाइन दी गई है। जून तक में ये आपको ये डेडलाइंस मिलने का ये डेडलाइंस मिलने का सिलसिला कोई नया नहीं है। हर डिसीजन के बाद पाकिस्तान को फिर से 3 मंथ्स का टाइम दिया जाता है, एक स्पेसिफिक पीरियड होता है जो पाकिस्तान को दिया जाता है FATF की जानिब से, लेकिन अल्टीमेटली भी वही रिजल्ट आता है कि पाकिस्तान का ग्रे लिस्ट में रहने का स्टेटस जो है उसको बरकरार रखा जाता है। अच्छा, क्या इसको हम रिलेट कर सकते हैं कि जो अमेरिका की जानिब से भी हमें डू मोर का मुतालबा हमारे साथ किया जाता है और जो FATF है इसकी जानिब से भी हम
इकदाम करते हैं, नो डाउट, लेकिन FATF को भी क्या ये समझना होगा कि हमारी हुकूमत को भी इंटरनली तौर पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है। अगर मजहबी जमातों की बात की जाए या जो कलअदम जमातें हैं उनके हवाले से बात की जाए तो गवर्नमेंट पर भी इसका काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है। जी एग्जैक्टली, देखिए वो समझे हैं और इसीलिए उन्होंने सिर्फ 3 पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर उन्होंने काम करने को कहा है, बाकी सारे पॉइंट उन्होंने एक्सेप्ट किए हैं। और पाकिस्तान ने एज ए मैटर ऑफ फैक्ट गिविंग द ग्राउंड रियलिटीज, पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा काम किया। देखिए पाकिस्तान की एक हमें समझना पड़ेगा, एक सोसाइटी बहुत लिटरेट सोसाइटी नहीं है, बहुत एजुकेटेड सोसाइटी नहीं है, और इसके साथ साथ ये एक इनफॉर्मल इकोनॉमी की सोसाइटी है जहाँ आपके पास चीज़ें सब अकाउंटेड नहीं हैं। तो वो जब नहीं है उसके साथ आपको प्रोसीजर, जब आपको ये बतानी है कि फाइनेंसिंग कैसे हुई, कहाँ से आई, किस तरह से, वो सारी डॉक्यूमेंटेशन है। डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी ना होने की वजह से भी डिफिकल्टी हमें हुई है। सो उसमें ये है कि बिल पास करना, ये लेजिस्लेशन करना एक बात होती है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन की स्टेजेस बहुत डिफिकल्ट है। इम्प्लीमेंटेशन की तो लैकिंग हमें हर और पॉलिटिकल डिफिकल्टी भी। एग्जैक्टली, इम्प्लीमेंटेशन लॉज की भी इम्प्लीमेंटेशन की अगर बात की जाए तो वो भी हमें लैकिंग दिखाई देते हैं एवरी फील्ड ऑफ लाइफ में। अगर वो एग्जैक्टली इन सब टेररिस्ट फाइनेंसिंग के पीछे जाएगी। बिल्कुल, टेररिस्ट फाइनेंसिंग की तो आपने बात की, साथ में अब हम मनी लॉन्ड्रिंग की तरफ आएंगे कि मनी लॉन्ड्रिंग की तरफ बड़ा इशारा किया गया है इस जो अभी शाया की गई है रिपोर्ट पाकिस्तान की परफॉर्मेंस के हवाले से। तो मनी लॉन्ड्रिंग पर आप क्या कहेंगे? मनी लॉन्ड्रिंग की अगर बात की जाए, इसमें तो बहुत से हमारे सीनियर पॉलिटिशियंस हैं, बहुत नाम नेहाद हमारे पॉलिटिशियंस हैं कि ये मनी लॉन्ड्रिंग तो उनकी तरफ भी इशारा करती दिखाई देती है और बहुत बड़े बड़े नाम इसके अंदर आ जाते हैं, इंक्लूड हो जाते हैं। तो मनी लॉन्ड्रिंग ये भी एक 3 शिकों में से एक शिक है, इस पर भी FATF ने बात की है। तो आप क्या समझेंगे मनी लॉन्ड्रिंग, इससे कैसे नबर्द आजमा होगी हमारी हुकूमत? एक्चुअली मनी लॉन्ड्रिंग एक चीज है और मनी लॉन्ड्रिंग फॉर द पर्पस ऑफ टेररिज्म एक और चीज है। अब 2 चीजों को सेपरेट करना पड़ेगा। टेररिज्म फाइनेंसिंग थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग वो सेपरेट करनी पड़ेगी। वो अगर है तो वो आपने बताया है कि हमारे पास 1267 लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर हमें डाउट है या जिनको हम प्रोसिक्यूट कर रहे हैं, जिनको हमने वी वांट टू डेजिग्नेट देम टेररिस्ट। तो वो तो स्टेट अवे आप उन्हें कर लेंगे, लेकिन जो पॉलिटिकल मनी लॉन्ड्रिंग की आप बात कर रही हैं, अब उनको भी बहुत ज्यादा डिफिकल्टी है गवर्नमेंट की, इस गवर्नमेंट की, इनकम्बेंट की, और नेक्स्ट आने वाली गवर्नमेंट्स की भी होगी, क्योंकि आपको पता है कि व्हेन दे सिट ऑल इन द लेजिस्लेशन इटसेल्फ, तो वो अपने अगेंस्ट लेजिस्लेशन को करने में काफी डिफिकल्ट सिचुएशन क्रिएट करेंगे। और दूसरा ये है कि उसको पाकिस्तान को वो मैकेनिज्म भी चाहिए जिससे उनको ये इसको डेजिग्नेट करने के लिए तो होना चाहिए, लेकिन ये देखना है कि उसको सेपरेट कैसे करना है। अब मनी लॉन्ड्रिंग आपको पता ना, अभी भी जो पॉलिटिकल सिचुएशन है और जितनी भी मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हुए हैं उसको प्रूव करना, प्लेन मनी लॉन्ड्रिंग भी क्राइम है, लेकिन उसको प्रूव करना बड़ा मुश्किल है। ना कि आप मनी लॉन्ड्रिंग को प्रूव करें और उसको फिर टेररिस्ट फाइनेंसिंग के साथ इंटीग्रेट करें और उसके बाद आप प्रोसिक्यूट करें। तो देयर आर 3 स्टेजेस। तो हमें ये थोड़ा देखना है कि किस मनी लॉन्ड्रिंग की बात है। वेरी डिफिकल्ट वन, एग्जैक्टली। अच्छा डॉक्टर नूर फातिमा, आपसे जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान, लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल आया है, तो इकोनॉमिकली स्टेबिलिटी में कितना ये इफेक्टिव होगा? देखिए ग्रे लिस्ट में एक तो इनकी ब्लैक लिस्ट होती है, एक इनकी ग्रे लिस्ट होती है। और ब्लैक लिस्ट में तो ये है कि आपके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, आप लोन नहीं ले सकते, आपके ट्रेड रिलेशन जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं ब्लैक लिस्ट में। ग्रे लिस्ट में ये है कि आप स्टिल इकोनॉमिक सेंक्शन जो है वो उसका आप शिकार हो सकते हैं, IMF से, वर्ल्ड बैंक से, IDB से अगर आप लोन लेंगे तो वो आपको डिफिकल्टी आ सकती है, बिकॉज वो दैट विल बी रेफर्ड बैक अगेन। डॉक्टर साहिबा, हम ये लोन्स, ट्रेड की बात है तो फिर आप हमारे पास ट्रेड की बात है, उससे तो एग्री करते हैं कि डेफिनेटली आपका जो ट्रेड सेक्टर है इसको इंक्रीज होना चाहिए, इसको बढ़ना चाहिए। जितने आपके खित्ते के, बल्कि जितने भी ऑल ओवर द वर्ल्ड ममालिक हैं, आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली ट्रेड उनके साथ बढ़ानी चाहिए इकोनॉमी के लिए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन अगर हम बात करें लोन्स की, IMF की, तो क्या ये हमारी इकोनॉमी के लिए इतना ज़रूरी हो चुका है कि हमें बाय हुक बाय क्रूक हमें उस स्टेप तक पहुंचना ही है? अगर हम ईरान की मिसाल लें तो कितनी ज़्यादा सैंक्शंस के भी बावजूद स्टिल वो एग्जिस्ट कर रहा है, उसकी इकोनॉमी स्टेबिलिटी की तरफ जाती है, वो सस्टेन कर रहा है, वर्ल्ड पे बहुत टफ टाइम दे रहा है अमेरिका को, IMF
IMF को, इस तरह के इदारों को, हालांकि उनके सारे बैंक अकाउंट सीज कर दिए गए हैं, इस तमाम के बावजूद, तो क्या अगर पाकिस्तान की तरफ में आऊँ तो क्या ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमने कर्ज लेना ही लेना है, सूद पे करना ही करना है, इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है? देखिए अगर तो आपने राइट फ्रॉम बिगिनिंग 50s to 80s आपको लोन कम लेना पड़ा, आपको ग्रांट्स बहुत ज्यादा मिली, ठीक है ना? राइट। उस वक्त आपने इस मनी को इजी मनी ना लिया होता और इसको डेवलपमेंट के लिए यूज किया होता, खासतौर पे इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया होता, इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे लेटर आपकी इकोनॉमी का प्रोडक्शन कम भी होती, वो दो चीजें आपको सपोर्ट करती। रिजल्टेंटली ये हुआ कि आपने, हमें ग्रांट्स मिली, हमने उसको इजी लिया, हमें लोन मिला, हमने उस लोन की वो वैल्यू नहीं की, हमने लोन को खासतौर पे, जो मैं कहती हूँ, हमसे डू मोर के मुतालबे होते रहे, हमने लाइट लिया, हम करते गए, ब्लाइंडली फॉलो करते गए। वो रिफॉर्म्स हैं कहाँ? वी डोंट सी देम वर्चुअली। तो ये रिफॉर्म्स का जो सिलसिला रहा वो नहीं रहा, और बिल्कुल जरूरी नहीं है। दुनिया में बहुत सारी मिसालें हैं, ईरान की आपने दी है, इसके अलावा मिसालें हमारे पास मौजूद हैं। आप अपने साथ हमसाए को देख सकते हैं। आप ये देखिए कि लोन लेना बिल्कुल जरूरी नहीं है, लेकिन जहां आप डिफॉल्ट करने लगते हैं, जहां आपका ट्रेड डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट, आप तीनों डेफिसिट पे चले जाते हैं, और वहां बहुत जरूरी हो जाता है कि आपके पास लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, जिसको IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहा जाता है, आप उसके पास जाएं। वर्ल्ड बैंक के पास आप उस तरह लोन लेने नहीं जाते। वर्ल्ड बैंक आपको सेक्टोरल लोन्स देता है, जिसमें आपके पास एग्रीकल्चर है, आपके डैम्स वर्ल्ड बैंक के से बड़े डैम्स आपके बने हैं, जिसमें आपके पास एग्रीकल्चर भी हो सकता है, आपके पास सिविल सर्विस रिफॉर्म्स हो सकते हैं, एनर्जी सेक्टर आपका बहुत ज्यादा अनबंडलिंग ऑफ पावर सेक्टर वर्ल्ड बैंक के लोन से हुआ है पाकिस्तान के अंदर। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी आपको बहुत कोविड के अंदर सर्वाइवल के लिए लोन दिया है। ये सारे लोन आपको मिल सकते हैं, लेकिन ये उस वक्त आपको चाहिए जब आपके साथ तीनों जो डेफिसिट होते हैं। तो अगर आप उस वक्त भी नहीं जाएंगे और लोन भी नहीं लेंगे और प्रोड्यूस भी नहीं करेंगे, अपनी इकोनॉमी के ऊपर सेल्फ रिलायंस भी आप नहीं कर सकते, तो नेचुरली आपको इनके पास जाना होगा। एग्जैक्टली तो डॉक्टर साहिबा, आप क्या समझती हैं कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने का फैसला किस बुनियाद पर किया जाएगा? देखिए, ये तीन जो कंडीशंस उन्होंने इस दफा जो मैंने उनको देखा है और जितना मैंने उसको पढ़ा है, उसमें ये है कि ये तीन कंडीशंस जो मैंने अभी आपको मेंशन की हैं, इन तीन कंडीशंस को आपको मीट करना है। उन्होंने बड़े कैटेगोरिकल दो के उन्होंने बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया है, गिविंग द सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान, गिविंग द पाकिस्तान चैलेंज ऑफ सिक्योरिटी एंड वीक इंस्टीट्यूशनल बेसिस एंड वीक इकोनॉमिक बेसिस। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान ने टेररिस्ट को हाथ डालने की कोशिश की है और उनके साथ टेररिस्ट फाइनेंसिंग को फिक्स करने की कोशिश की है कि वो इसको ना कर सकें। उनको क्लोज किया है, अबेंडन किया है, बहुत सारी चीज़ें उनको की हैं। लेकिन अब ये है कि अब ये तीन जो पॉइंट्स हैं, इन तीनों को आपको लेजिस्लेशन की बहुत सख्त ज़रूरत है। लेजिस्लेशन में आपके पास पॉलिटिकल कंसेंसस होना ज़रूरी है। पॉलिटिकल कंसेंसस के लिए बहुत ज़रूरी है कि सारी पार्टीज जो हैं इसको एक नेशनल इंटरेस्ट समझते हुए FATF के लिए वो जो है लेजिस्लेशन करें। और लेजिस्लेशन के बाद होपफुली चूँकि 3 पॉइंट्स हैं, कहने को वो हैं 3 पॉइंट्स, लेकिन इट डिमांड्स अ लॉट। उसके बाद वो होपफुली ग्रे लिस्ट से बाहर आ जाएगा। और आई एम ऑलरेडी हैप्पी कि वो ब्लैक लिस्ट में नहीं है और ब्लैक लिस्ट से ग्रे लिस्ट पे। आपको पता है इसके साथ साथ हमारे वो एनिमीज भी, खासतौर पे इंडिया, जिसने बहुत ज्यादा लॉबिंग भी की है, उसने अपनी सारी डिप्लोमेटिक फोर्सेस को यूज किया है कि पाकिस्तान किसी तरीके से ग्रे लिस्ट से भी निकलकर ब्लैक में चला जाए। तो इसलिए हमें बहुत सारे फ्रंट्स के ऊपर लड़ना है। इंटरनली पॉलिटिक्स का एग्री करना, डिसएग्री करना, वो एक सेपरेट बात है, लेकिन बाहर जो है वो जब आपने मुल्क की एक फोर्स शो करनी होती है और किसी दूसरे मुल्क की उस नैरेटिव को आपने बीट करना होता है। करंटली क्या डॉक्टर साहिबा, करंटली क्या तवक्कुआत हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से या उनकी जमात से? बहुत तब्दीली के दावे लेके आई हैं, लेकिन उनके दावों के बावजूद भी एटलीस्ट FATF के स्टेटस में कोई तब्दीली नहीं आई। तो आप क्या समझती हैं, उनसे हम किस हद तक उम्मीद रख सकते हैं कि क्या वो नेक्स्ट जो अब 3 मंथ्स है या जो जून में फैसला आएगा, जुलाई का महीना, जून जुलाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के स्टेटस के लिए, तो आप क्या समझती हैं उनसे हमें किस हद तक उम्मीदें वाबस्ता रखनी चाहिए? देखिए, अगर आप 2018 की FATF का स्टेटस पाकिस्तान का देखिए, 2 के वो उस वक्त आपको ग्रे में रखा गया, और 2020 का देखिए तो जो है मोर देन
23 पॉइंट्स जो हैं वो पाकिस्तान ने कंप्लीट किए हैं। exactly. तो नेचुरली ये बात कह देना बहुत आसान हो जाएगा। दो के मैं बहुत सारी पॉलिसीज पे एग्री नहीं करती, इकोनॉमिक पॉलिसीज पे एग्री नहीं करती विद द प्रेजेंट गवर्नमेंट के, जिस तरह से हम समझते थे उस अंदाज में नहीं चल रही हैं, लेकिन स्टिल मैं ये बात करती हूँ कि जहाँ तक FATF की बात है तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस है। राइट अब ये प्रोग्रेस डिपेंड करेगी कि ये एक बंदे की एक पार्टी की प्रोग्रेस सब नहीं होगी। अभी रिसेंटली जो प्लेजेस आए हैं गवर्नमेंट से आफ्टर दिस मीटिंग वो यही है कि हमें वी हैव टू सिट टुगेदर एंड वी हैव टू मेक लेजिस्लेशन। विदाउट लेजिस्लेशन आप लोगों के पीछे नहीं जा सकते, उन्हें प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते, उन्हें हेल्प नहीं कर सकते, बिकॉज यू नीड अथॉरिटी, और ये सारी पोलिटिकल पार्टीज को समझना पड़ेगा। एग्जैक्टली ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर नूर फातिमा हमारे साथ मौजूद थी। सारी पॉलिटिकल पार्टीज को समझना होगा, लेकिन कैसे पीडीएम की फॉर्म में या जिस तरह से महाजराई जारी है हुकूमत और ओपोजिशन जमातों के माबैन, फिलहाल तो ये दिखना बहुत मुश्किल है कि उनका कम्युनिकेशन गैप टूटेगा और वो नेशनल लेवल से हटकर इंटरनेशनली ये जो सारे इश्यूज पाकिस्तान को फेस करने पड़ रहे हैं इनको वो बाज़ाब्ता तौर पर एड्रेस कर सकेंगे। ओपोजिशन तमाम को पीडीएम बशमूल बाकी जो दीगर सियासी जमातें हैं उनको ये समझना होगा कि इट्स द टाइम फॉर पाकिस्तान टू फोकस ऑन द इकोनॉमी। अगर आपकी इकोनॉमी स्टेबल होगी तो डेफिनेटली आप टेररिज्म से छुटकारा पा सकेंगे। टेररिज्म इज़ नॉट लाइक कि आपका इंटरनेशनल या वर्ल्ड लेवल का टेररिज्म है। अगर आपके इनसिक्योरिटीज़ हैं इंटरनली पाकिस्तान के अंदर भी, तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है और ये भी छोटे छोटे से चैलेंजेस हैं जो मिलकर बड़े चैलेंज को बनाते हैं और इसका FATF फिर बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान करता है और ये तमाम चैलेंजेस हैं जो पाकिस्तान को फेस करने पड़ते हैं। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। FATF की मज़ीद क्या डिमांड्स होंगी पाकिस्तान से? जैसे अमेरिका की जानिब से डूमोर के मुतालबे ख़त्म होने को नहीं आते, FATF के भी मुतालबे अब कुछ ऐसे ही दिखने लगे हैं। इसी हवाले से मज़ीद बात करेंगे। हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है हामिद खान साहब ने, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। इनसे पूछेंगे ग्रे लिस्ट से निकलने में नाकाम रहा पाकिस्तान, क्यों? जी, मुंतहा बात यह है कि ये जो फरवरी में इजलास हुआ है इसमें पाकिस्तान को ऑलरेडी अंदाजा था कि अभी पाकिस्तान को 3 से 4 महीने और लगेंगे ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए। उसकी वजह ये थी कि कुछ 2-3 मामला ऐसे हैं कि पाकिस्तान को 3 से 4 महीने लगेंगे और वो ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा। बहुत उम्मीद है इंशाल्लाह इसके ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान का जब ये नया बजट आएगा तो उसके अंदर बहुत सारी जो हैं हमारे पास कैलकुलेशंस और डिटेल्स होंगी मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, पाकिस्तान में जो बाकी इश्यूज हैं उनके हवाले से, तो पाकिस्तान स्ट्रांगली उनके ऊपर एविडेंस पेश कर सकता है। जबकि दूसरी जानिब ये था कि भारत की दावेदार हुकूमत से आप ये उम्मीद रख रहे हैं कि इस स्टेटस में तब्दीली ला के रहेंगे वो? जी जी बिल्कुल, इवेंचुअली पाकिस्तान का बाहर ग्रे लिस्ट से बाहर आना इंशाल्लाह यकीनी है। उसकी वजह ये कि पाकिस्तान ने बहुत सफर कर लिया है, 2 साल तकरीबन हो गए हैं, 2 साल से भी ज्यादा हो गए और पाकिस्तान ने बड़ा सफर किया है इससे। एग्जैक्टली यही तो पॉइंट है कि दावे किए जाते हैं हमारी जानिब से भी, हुकूमत की जानिब से, अवामी सतह पर भी, कि हमने बहुत एफर्ट्स पुट की हैं, लेकिन अगेन जब हम FATF के पास जाते हैं तो हमारा स्टेटस यही बरकरार रहता है। कभी कुछ पॉइंट्स, कभी कुछ पॉइंट्स। नहीं, ऐसे नहीं है। हमने देखें FATF ने हमें 27 हम के ऊपर एलिगेशन लगाई थी, उनमें से 24 तो हमने पूरी कर दी हैं जो खुद सही। जी जी आपकी आवाज आ रही है। अब सिर्फ 3 रह गई हैं जी, ठीक है। तो अब वो 3 भी इंशाल्लाह हमें यकीन है कि हम जो हैं वो अगले 4 माह में पाकिस्तान गवर्नमेंट पूरी कर लेगी। लेकिन इससे इनकार नहीं है कि ये बड़ी दुनिया की ताकतों की बदनीति है और ये उनकी ड्यूअल स्टैंडर्ड और दोहरी पॉलिसी है। वरना दुनिया के बहुत सारे मॉडर्न ममालिक भी और दुनिया के बहुत सारे तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर ममालिक बहुत सारी इरेगुलरिटीज ऑलरेडी कर रहे हैं और उनको ग्रे लिस्ट में भी नहीं डाला जाता और उनको कुछ नहीं कहा जाता। जबकि भारत के इतने स्कैंडल्स आए हैं टेरर फाइनेंसिंग के हवाले से और इरेगुलरिटीज के हवाले से, भारत को तो ब्लैक लिस्ट में होना चाहिए और भारत जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता फिरता है। तो इस हवाले से ये FATF जो है ये बुनियादी तौर पे पाकिस्तान जैसे मुल्कों के खिलाफ उनको ब्लैकमेल करने के हथियार के तौर पर अब इस्तेमाल हो रहा है, बजाय ये कि इसका पॉजिटिव यूज होता फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का। अब ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के साथ साथ ये ब्लैकमेलिंग फोर्स ही बनती जाएगी और ये अपनी रेपुटेशन भी खो देगी। और इस हवाले से ये कि पाकिस्तान अपना किरदार बड़ी जिम्मेदारी से अदा कर रहा है
और मैं कहूँगा कि इवेंचुअली पाकिस्तान को इंशाल्लाह इसका फायदा ही होगा। पाकिस्तान में जो बहुत सारे इलीगल चैनल्स से लोग ना सिर्फ टेरर फाइनेंसिंग बल्कि कारोबार की मद में बहुत सारे पैसा आता जाता था, जिसके जो इकोनॉमी को बड़ा नुकसान पहुंचाता था। मनी लॉन्ड्रिंग की जानिब इशारा कर रहे हैं आप? बेहतरी होगी। मनी लॉन्ड्रिंग की जानिब इशारा है आपका? जी बिल्कुल, मनी लॉन्ड्रिंग की जानिब इशारा है। और मनी लॉन्ड्रिंग बदकिस्मती से हमारे अहले इक्तदार ने भी इस्तेमाल किया, लोगों ने भी किया, बिजनेसमैन तबके ने भी किया। तो अब मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर बहुत बेहतर कंट्रोल हो गया है और आगे चलकर पाकिस्तान की इकोनॉमी को इसका बड़ा फायदा होगा। आप क्या समझते हैं जो लैकिंग ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो आपकी इकोनॉमी को किस तरह से हिट कर रही है, और डेफिनेटली जो आपका डेफिसिट आ जाता है इकोनॉमिकली वो किस तरह से हिट करता है आपको FATF से की ग्रे लिस्ट से निकलने में? बिल्कुल ऐसे ही देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान को इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा नुकसान हुआ क्योंकि FATF की अगर आप ग्रे लिस्ट में हैं तो आपके ऊपर बहुत सारी पाबंदियां हैं, बहुत सारे कवानीन की वजह से आप बहुत सारी आपका किरदार लिमिटेड कर दिया जाता है। डेफिनेटली आप ट्रेड नहीं कर सकते, इकोनॉमिकली आप बहुत ज्यादा बाउंड हो जाते हैं, आपके ऊपर बैन होती है, बहुत सारी एक्सपोर्ट्स नहीं आप कर सकते, कुछ हाई रेट्स के ऊपर आपकी LCs खुलती हैं, जो लेटर ऑफ क्रेडिट होता है आपके मुल्क का उसकी वैल्यू थोड़ी जो होती है वो डिफरेंट हो जाती है। तो इस हवाले से बिजनेसमैन ही को सबसे ज्यादा इसको सफर करना पड़ता है और पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान के बिजनेसमैन को इस बात का अंदाजा है। लेकिन खुशी की बात यह है कि सबके बावजूद पाकिस्तान की इंडस्ट्री जो है वो अब दोबारा रिवाइव कर रही है, कॉटन इंडस्ट्री स्पेशली, और फैसलाबाद में हमने देखा बहुत बड़ा रिवाइवल आ रहा है। तो इस हवाले से ये कि इंशाल्लाह उम्मीद बेहतरी की जा रही है, लेकिन हमें दुनिया के दोहरे मेयार के साथ ही लड़ना पड़ेगा जब तक हम मुकम्मल तौर पर खुद इन्हिसार नहीं हो जाते, जब तक हम IMF, अमेरिका और एशियन डेवलपमेंट बैंक जैसे इदारों पर डिपेंड करते रहेंगे। हमारी जो खुद इन्हिसारी है वो हमेशा हमेशा मशकूक रहेगी और डिपेंडेबल रहेगी, खत्म होनी चाहिए। डेफिनेटली आप क्या समझते हैं FATF के हवाले से अगर बात की जाए तो अमेरिका का इसमें क्या किरदार है? क्या अमेरिका खुश है कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में बरकरार है इसका नाम? जी बिल्कुल, अमेरिका का बड़ा कुलीदी किरदार है। अमेरिका के किरदार के बगैर तो अमेरिका चाहता तो पाकिस्तान ग्रे लिस्ट पे जाता ही ना, उसके पास वीटो पावर थी, लेकिन उसने जाने दिया। अमेरिका हेल्प करेगा पाकिस्तान को? अमेरिका हेल्प करेगा जब जैसे ही ये अब अफगानिस्तान में पाकिस्तान जिस तरह मदद की है पाकिस्तान ने, अमेरिका का ये इखलाकी फर्ज है, अमेरिका का ये मैं समझता हूं कि मॉरल ड्यूटी है कि वो पाकिस्तान को इससे निकाले, क्योंकि ये इस ग्रे लिस्ट के मैस में जाने में भी हमारी जो सबसे बड़ी वजह अभी तक पाकिस्तान को डू मोर से निकाल नहीं सका, जो अमेरिका के खिलाफ काम कर रही थी। वो पाकिस्तान को अभी तक डू मोर से नहीं निकाल सका, तो वो इस ग्रे लिस्ट से निकलने में क्यों कर मददगार साबित होगा? नहीं, उसकी वजह ये है कि देखिए, जैसे ही ये अफगानिस्तान का इशू अमेरिका का सेटल होगा, अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और ये सेटल होता नजर आ रहा है इशू इवेंचुअली हो जाएगा। उसकी वजह ये है कि जो बाइडेन की जो पॉलिसी है उसके अंदर एटलीस्ट उनकी कोशिश है कि तशद्दुद जो है वो खत्म किया जाए और तालिबान को कुछ ना कुछ अगर रोल दे देंगे तो जरूर इसका कोई ना कोई बेहतर हल निकलेगा और पाकिस्तान के ये फायदे में है। पाकिस्तान बार बार कहता है कि अफगानिस्तान के मसले का ऐसा हल, तालिबान को रोल देने से क्या मुराद है आपकी? सॉरी, आपने अभी एक लफ्ज यूज किया कि तालिबान को रोल दे देंगे, तो अगर तालिबान को कोई रोल मिल जाता है तो आप क्या समझते हैं FATF उस पर एक्शन नहीं लेगा? क्योंकि जो FATF की सेकंड शिक है कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि जो दहशतगर्दों की माली मुआवनत की जा रही है उसमें जो अफराद मुलव्विस हैं, तालिबान जो हैं अब वो अमेरिका की लिस्ट में भी दहशतगर्द नहीं हैं। अमेरिका उनसे कभी कतर में मुज़ाकरात करता है, कभी इस्लामाबाद में और कभी काबुल में। 70% के करीब अफगानिस्तान जो है वो ऑलरेडी तालिबान के कंट्रोल में है और उनको पब्लिक की भी सपोर्ट हासिल है। सो मैं ये समझता हूँ कि आने वाले दिनों में जैसे जैसे काबुल हुकूमत के साथ इनके मुज़ाकरात होंगे तो बिल्कुल ऐसे ही होगा कि जब हमने देखा था शुमाली इत्तेहाद के वक्त एक इलाका तालिबान के कंट्रोल में था, तो अब भी ऑफिशियली कुछ इलाके जो हैं या कुछ अंदाज की मखलूत हुकूमत बनेगी। उसके अलावा अफगानिस्तान के मसले का कोई प्रेसिडेंट इमरान खान की बात से इत्तेफाक करते हैं कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन गुड और बैड तालिबान? यस, देयर इज ऑलवेज अ डिफरेंस। आई मीन बैड तालिबान जो थे वो तो कब किसी के भी हक में नहीं थे और अब जो है मुज़ाकरात भी गुड तालिबान से हो रहे हैं। और खुशी की बात यह है कि गुड तालिबान ही
तमाम तालिबान को मेन स्ट्रीम में कंट्रोल कर रहे हैं। छोटे छोटे ग्रुप्स के साथ तो वो तालिबान खुद ही हैंडल कर लेंगे, और जो गुड तालिबान है वो हैं जो इंडिया के जेरे असर नहीं थे। बैड तालिबान वो थे जो इंडिया प्रॉक्सी वॉर के तौर पर यूज करता है, और इंडिया ने हमेशा जी इंडिया कभी भी अमन नहीं चाहता था अफगानिस्तान में, क्योंकि अफगानिस्तान का अमन जो है वो पाकिस्तान के अमन से मशरूत है। इसलिए इंडिया किसी सूरत अमन नहीं चाहता था। उसने अमेरिका को भी धोखा दिया, उसने नेटो को भी धोखा दिया, उसने अफगानिस्तान को भी धोखा दिया, और पाकिस्तान ने यही वो इंडिया का चेहरा है जो दुनिया को दिखाया है। सही। बैन टेरर आउटफिट्स की बात करूंगी। एक बहुत बड़ा मुतालबा ये भी किया गया है FATF की जानिब से कि पाकिस्तान इनके खिलाफ कार्रवाई करे, इनके सरबराहों के खिलाफ कार्रवाई करे। पाकिस्तान ने ये किया भी है। तो आप क्या समझते हैं इंटरनली जो PM है इमरान खान साहब है, उन पर कितना प्रेशर होगा इंटरनली कि जो वो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, ये जो गवर्नमेंट लेवल पे इनके खिलाफ इकदाम किए जाएंगे फ्यूचर में भी, और जो प्रेजेंटली भी जो कर रहे हैं, आप क्या समझते हैं कितने हद तक उनको इस हवाले से ओपोजिशन का सामना करना पड़ेगा? मेरा ख्याल है कि जहाँ तक हमारा नेशनल डायलॉग की बात है, तो मेरा ख्याल है सारी कौम ही इसके ऊपर मुत्तफिक है कि कोई भी शख्स पाकिस्तान की सरजमीन को अपने मजमूम मकासद के लिए या टेररिज्म के लिए इस्तेमाल ना करे। हमने 70,000 जानें दे दी हैं इस टेररिज्म की आग के अंदर। तो इस हवाले से पाकिस्तान हो या अपोजिशन हो या गवर्नमेंट हो, वो इस पे डिटरमिन है कि हुकूमत इसके खिलाफ कार्रवाई करे तो उसको सपोर्ट किया जाएगा। लेकिन PDM की आड़ में वो पहले अपने इख्तलाफात से तो निकल आए, उसके बाद देखेंगे। आप क्या समझते हैं ये जो 4 महीने का टाइम मिला पाकिस्तान को, इसमें क्या इनका डायलॉग आपस में मुमकिन हो पाएगा, जिस तरह की गर्मा गर्मी आपके सेनेट में और आपके कौमी असेंबलियों में चलती दिखाई दे रही है? असल में मैं आपको बताऊं, ये जो FATF के हवाले से डायलॉग है, ये पाकिस्तान के कुछ मुक्तदर हलके हैं जो इसको हर सूरत पाए तकमील तक पहुंचा ही लेंगे। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे अपोजिशन वावेला और शोर मचा रही थी, लेकिन जब वो FATF के बारे में जो मनी फाइनेंसिंग की और लॉन्ड्रिंग की तरमीम करनी थी, तो वो तरमीम हुकूमत ने मंजूर करवा ही ली। इसी अंदाज में कुछ मामलात होते हैं जो कौमी अहमियत और कौमी सलामती के होते हैं, और वहाँ पर कौमी सलामती के जो इदारे हैं और जो लोग हैं वो कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेते हैं। सो मैं समझता हूँ कि 4 माह के अंदर पाकिस्तान को इंशाअल्लाह अल्लाह ना करे कोई बड़ा सेटअप में चेंज ना आए, तो पाकिस्तान तैयार होगा ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हामिद खान साहब, सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे। आपने अपना कीमती वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। 4 माह का टाइम और सिर्फ 3 पॉइंट्स। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान इस 4 माह के अरसे में इन 3 पॉइंट्स पर भी अमल दरामद कर लेगा, लेकिन खासे मुश्किल दिखाई देते हैं, खासा टफ टाइम देगा ये तीनों के तीनों मुतालिबात जो FATF की जानिब से किए गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। येट ये बहुत बड़ा चैलेंज है बाकी पॉलिटिकल पार्टीज की जानिब से भी। PDM की सियासत से निकल कर अब बाकी तमाम ओपोजिशन की जमातों को भी ये समझना होगा कि जब तक पाकिस्तान की इकॉनमी स्टेबल नहीं होती, जब तक पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से नहीं निकलेगा, पाकिस्तान की इकॉनमी स्टेबल नहीं होगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं मुमकिन हो पाएगी, पाकिस्तान का बैंकिंग सेक्टर इसके ज़ेरे अताब रहेगा, और साथ ही साथ पाकिस्तान की इकॉनमी को स्टेबल करने के लिए एटलीस्ट ये जो इंटरनेशनली जितने महाजों का सामना है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को अब एक पेज पर आना होगा। इसी के साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। इजाज़त दीजिएगा, खुदा हाफिज़।